जब से ये पहलगाम में दहशतगर्दी हुई है, जिन्होंने करवाई है, तब से अजीब-सा माहौल पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे इन्होंने शुरू किया हुआ है। बार-बार ट्रोल कर रहे हैं बेवकूफ़ों की तरह कि इंडिया ने अभी तक हमला नहीं किया। और बेवकूफ़ों, इससे 2 चीज़ें साबित होती हैं। एक तो इससे ये साबित होता है कि वो बड़ी ठीक-ठाक कोई प्लानिंग कर रहे हैं। पहले की तरह जो उन्होंने बालाकोट में फटाफट टिट फॉर टैट कर दिया, क्योंकि उनका उस वक़्त इरादा था कि हम बस एक लिमिटेड सी स्ट्राइक करेंगे, अवाम को खुश कर देंगे कि देखो जी हमने बदला ले लिया, मामला एस्केलेट ना हो जाए ज़्यादा। ये उनकी स्ट्रैटेजी थी पहले। वरना अभी भी वो ये कर सकते थे, 1-2 मिसाइल दाग देते, इधर से पाकिस्तान को फेस सेविंग मिल जाती और खत्म हो जाता। लेकिन प्रेसिडेंट सेट हो गया हुआ कि वो जो बालाकोट पे जो उन्होंने स्ट्राइक की थी, वो डिटरेंस फैक्टर नहीं बना। ये इनको समझ नहीं आती कि ये बस टिट फॉर टैट, ये इस तरह की शरारतें करते रहेंगे और बस इतना से छोटी-मोटी स्कर्मिश होगी ये वो। मैं देख रहा था वो टीआरएफ जो लश्कर तैयबा का ही ऑफशूट है, उन्होंने पहले एक्सेप्ट किया और फिर जब उन्हें पता चल गया, ओहो! ये तो बात दोबारा आगे निकल गई है, तो इन्होंने कहा चलें जी, उनको कहें कि हमारा अकाउंट हैक हो गया था। अच्छा जी, 3 दिन बाद आपको याद आया कि आपका अकाउंट हैक हो गया था, इसलिए हमने तो नहीं करवाया जी। ओहो! क्या पता चलता है कि जी हाथ-पैर फूल गए हैं। कभी शाहिद अफरीदी को आगे कर देते हैं कि वो जी बड़ी-बड़ी बड़के मारे हैं। तो गैर ज़रूरी लोगों से इस तरह के बयानात दिलवा रहे हैं। क्यों? ताकि अगर वो पहले एक तो उनको पैगाम भी भिजवाया जाए कि हाँ भाई, हम पागल से लोग हैं, हमने एटम बम चला देना। कभी वो रेलवे के मिनिस्टर को, एफेड्रीन को, उसको आगे कर देते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं नहीं, जॉइंट एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। और ये जो इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो बंदा वो गायब है, उसका कोई बयान ही नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग जो पीटीआई के भी हैं वो डरे हुए हैं, वो बेचारे, उनका दिल तो बड़ा कर रहा कि अपनी आवाम को कहें कि नहीं, या जो उनके जो इमरान खान के जो चाहने वाले हैं उनको कहेंगे नहीं, ये तुम उंगली करते हो, पहले हम तुम्हारे पीछे लग के पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा के हम पागल हो जाते थे। अब हमारा दिल बड़ा कर रहा है कि इनको कहो कि नहीं, ये तुमने शुरू किया, खुद ही लड़ो, खुद ही भुगतो। और इंडिया ने जो उधर से जो पैगामात आ रहे हैं, वो पैगामात इतने सीरियस आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने इस दफा ये दहशतगर्दों को नहीं ठोकना, हमने ठोकना है डायरेक्ट जो पाकिस्तान की आर्मी है उसको डायरेक्ट ठोकना हमने। क्योंकि असल जो दहशतगर्दी होती है, जो पपेटियर है, जो असल बंदा पीछे है, वो इस इंस्टीट्यूट से ये काम होता। मोदी जी तकरीबन कोई 20-25 मुल्कों के पास उन्होंने ब्रीफिंग उन्होंने दे दी है कि ये हमारे पास एविडेंस है, हमें पूरा यकीन है कि ये इधर से हुआ है, इन्होंने करवाया है, हमने ऑपरेशन करना है और हमने बड़ा ठीक-ठाक किस्म का ऑपरेशन करना है, तो बीच में नहीं आपने आना। और जो अभी तक जो इंडिकेशन आ रही है हमें, वो कोई भी नहीं बोल रहा, वो बस उन्होंने ऊपर-ऊपर से बात कर दी है कि हम कंडेम करते हैं टेररिज्म को, लेकिन इससे आगे हम नहीं जाते। और ऊपर से जो हमारी साइड के लोग हैं, उनकी क्या उम्मीद है? वो उनको बार-बार फ़ोन करके बता रहे हैं, यही बता रहे होंगे और क्या बता रहे होंगे कि जी हम एटमी ताकत हैं, ये खित्ता नहीं पूरी दुनिया को बड़ा। वो जो इमरान खान ने जो स्पीच दी थी जनरल असेंबली में, वो जी फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं इसके, अगर ये 2 न्यूक्लियर पावर आपस में लड़ पड़े। ये वही पुतिन वाली गीदड़ भभकियाँ हैं कि जब पुतिन को लगता था कि वो जी उधर से वेस्ट अपनी सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, ज़्यादा वेपन्स दे रहा है यूक्रेन को, तो मैंने एटम बम चला देना। 12-13 दफ़ा उसने ये धमकी, 2 दफ़ा पुतिन ने खुद, और बाकी ये लेवरॉव और ये बाकी के इर्द-गिर्द के जो उसके हवारी हैं, पिट्ठू हैं पुतिन के, वो दे देते हैं। लेकिन उन्होंने भी क्या किया, वो आहिस्ता-आहिस्ता एस्केलेट करते रहे। पहले उन्होंने टैंक्स दिए, फिर उन्होंने F-16 दिए, फिर उन्होंने उनको अटैकम्स भी दिए कि आप रशिया के अंदर भी स्ट्राइक कर सकते हैं लिमिटेड एरियाज़ में। तो वो एस्केलेट उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता किया। और मैं अभी ये देख रहा था, अगेन आई डोंट नो कि ये, मैं कोई मिलिट्री एक्सपर्ट नहीं, मुझे नहीं पता कि ये मिलिट्री ऑपरेशन होगा, कितना होगा, किस हद तक होगा, या ये सिर्फ मीडिया की हाइप है वगैरह, आई डोंट नो दिस। लेकिन सेंस यही बन रही है कि जितना ये टाइम लगा रहे हैं उससे यही साबित होता है। और हाँ, जो मैं आपको बता रहा था, एक तो ये साबित होता है कि वो प्लानिंग कर रहे हैं बड़े ऑपरेशन की, टिट फॉर टैट नहीं कि छोटा सा सर्जिकल स्ट्राइक करें। दूसरी बात इससे ये साबित होती है कि ये जो इन्होंने बड़े मजे से मुंह उठा के कह देते हो जी फॉल्स फ्लैग, खुद ही अपने ऊपर करवाया। अपने ऊपर करवाया होता तो उन्होंने पहले से कंटिजेंसी प्लान बनाए होते कि हाँ भाई हम ये करेंगे, 28 अपने ही बंदों को मार देंगे हम, और फिर जी 2 दिन शोर मचाएंगे, या अगले हफ्ते हम अटैक कर देंगे। और पूरे अटैक की प्लानिंग उन्होंने पहले से की होनी थी। नहीं, इससे ये साबित होता है उनकी प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि सारी बात उन्हें क्या पता, वो टेकन बाय सरप्राइज। अब ये बार-बार अब 2 चीजों के रट इन्होंने लगाई हुई है। वो जी न्यूक्लियर पावर है, हम न्यूक्लियर चला देंगे। ये मैंने पहले ट्वीट भी की थी, वो बिजनेस इनसाइडर ने, उन्होंने शायद इस ट्वीट को कोट भी किया मेरी, कि मुझे पूरा यकीन है, जैसे मैंने आपको पुतिन की एग्जांपल दी, अगर थोड़ी सी कश्मीर के अंदर 100 किलोमीटर आ जाते हैं या 50 किलोमीटर अंदर आ जाते हैं, थोड़ा-थोड़ा उसमें से हिस्सा खाने लग जाते हैं और एस्केलेट करते हैं ऑन एस्केलेशन लैडर पे, तो क्या आपको क्या लगता है कि 1000-2000 स्क्वायर किलोमीटर लूज करने पे ये पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे? कभी भी नहीं करेंगे, ये कभी भी नहीं करेंगे। अभी एक बंदा मेरे से बात कर रहा था, क्या था यार, हारिस साहब को गुस्सा क्यों है इनके ऊपर इतना? मुझे गुस्सा इस बात का है, मैं अभी कहीं पे देख रहा था
कि शिमला एग्रीमेंट की इन्होंने जो धमकी लगाई, और ये भी हमें इन्होंने नहीं बताया था, हमें ये इंडिया वालों ने रटवाया कि 93,000 लोगों की पतलूनें उतरवाई और वो जो तस्वीर सिग्नेचर किया पहले वही न्याजी साहब, जो जनरल न्याजी था, वो पहले कहा था हम जी ये वो कर देंगे, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पड़ी हुई है, हम जी इनकी धज्जियां उड़ा देंगे। बाद में कहा "अच्छा, छोड़ दो जी, हमें माफ कर दो"। तो ये तो हमें रटा हुआ था। शिमला एग्रीमेंट के अंदर एक और बड़ा क्लॉज मुझे अभी कल पता चला कि कुछ 13,000 स्क्वायर किलोमीटर सिंध में, इधर वेस्टर्न उधर बांग्लादेश थिएटर पे नहीं काम हो रहा था काम, यहाँ पे भी 13,000 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया ने सिंध का हिस्सा अपने कंट्रोल में ले लिया था। और जब शिमला एग्रीमेंट हुआ तो उन्होंने एज अ गुडविल जेस्चर वापस दे दिया। उसी तरह जिस तरह 1978 में इसराइल ने इजिप्ट को जो साइनाई डेजर्ट था वो एज अ गुडविल उनको दे दिया। साइनाई डेजर्ट जो उन्होंने कैप्चर किया था वो इसराइल का 3 गुना हिस्सा है, ठीक है वो डेजर्ट है, लेकिन उन्होंने वो इजिप्ट को वापस कर दिया एज अ गुडविल के आइंदा आपने हमसे नहीं लड़ना। तो यही गुडविल की होप इंदिरा गांधी के साथ भी, अब जिस वजह से उनको बड़ी गालियां पड़ती हैं कि आपने कश्मीर को लाइन ऑफ कंट्रोल को जो एक डिफेक्टो बॉर्डर बना लिया, टेम्पररी बॉर्डर बनवा लिया, आपको ज्यादा कंसेशंस लेनी चाहिए थी। आप कहते हैं कि ना यार कश्मीर पे अपना क्लेम जो है वो विड्रॉ करो, वरना ये हमारे पास आओ। मजे की बात ये कि वो जो एरिया जो पकड़ा था इन्होंने, उसके अंदर ज्यादातर वहां पे हिंदू रहते हैं। उमरकोट उसका नाम है जगह का, उस वक्त पहले वो भी अमरकोट होता था, वैसे ये भी बड़ी मजे की बात है। तो मुझे गुस्सा इस बात का कि इन्होंने पाक स्टडीज में, मुआशरती इल्म में, यानी हमसे सिर्फ सवाए झूठ के कुछ प्लान। मेरे चैट जीपीटी से ही बात हो रही थी अभी, मैं कल एक शकील चौधरी का पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें अरविंद सहारन भी थे और एक पाकिस्तान के भाई एक जो टिपिकल पाकिस्तानी बायस ब्यूरोक्रेट होते हैं, इम्तियाज गुल साहब बैठे हुए थे, और उनकी बातों से पता लग रहा था कि उनको कख नहीं था पता। वो खुद बार बार कही जा रहे थे वो नहीं, वो बुक्स के रेफरेंस दे रहे थे, पाकिस्तानी पब्लिश बुक्स के, पाकिस्तानी प्रेस की पब्लिश बुक्स के रेफरेंसेस दे रहे थे जूनागढ़ और हैदराबाद दक्कन के ऊपर, और वो कह रहे थे मैं ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं आप जाना चाहते? अब ये जो 2 रटे लगाई हुई है, एक तो एटम बम की धमकी लगाई हुई, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं, कभी भी पूरे पाकिस्तान की वाट नहीं लगाएंगे, कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस तरह पुतिन ने मॉस्को या पूरे रशिया की धज्जियां नहीं उड़वानी थी अगर वो कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर भी यूज करता। दूसरी बात, चाइना ने इनको यूज नहीं करने देना, और इनकी उम्मीद ये है इस वक्त कि चाइना मदद करेगा हमारी। भाई चाइना आपकी मदद नहीं करेगा, बिल्कुल आपकी मदद नहीं करेगा। क्यों जी? चाइना को एस्केलेशन का डर होगा। चाइना अपनी सारी जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, वो सारे का सारा ताइवान के ऊपर रखता है। वो अगर इंडिया में आता है तो अमेरिका को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जो इस वक्त ट्रंप जो बड़ा एंटी चाइना है। ये नहीं मैं कह रहा कि वो आके डायरेक्टली चाइना के साथ वॉर शुरू कर देंगे। जो इस वक्त डिटर्मिनिंग फैक्टर है यूक्रेन और रशिया के दरमियान, वो अमेरिका की इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है। ये जो कुर्स्क का रीजन जो लूज हुआ यूक्रेन से, ट्रंप ने 1 हफ्ते के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग बंद की थी। वो पूरे का पूरा कुर्स्क का रीजन जो रशिया का कुर्स्क था वो यूक्रेन के हाथ से निकल गया। इतनी इंपॉर्टेंस है, 250 के करीब उनकी सैटेलाइट्स हैं, जो उनकी मिलिट्री की सैटेलाइट्स हैं। इन कंपैरिजन यूरोप की सिर्फ 20 है। तो अगर चाइना इन्वॉल्व होगा, चाइना को सारी कैलकुलेशंस का पता है, चाइना इन्वॉल्व कभी भी नहीं होगा। अब ये सारों के सामने अभी झूठ बोल रहे थे, तुर्की आ गया, तुर्की ने असला दे दिया हमें, उन्होंने तुर्की ने कह दिया कि भाई ये हमने कोई ऐसा नहीं किया, वहां पे रिफ्यूलिंग के लिए गए थे। ये पाकिस्तान की न्यूज एजेंसी जो है प्रोपेगेंडा कर रही है। तो मैं ये कहता हूं, मेरा ये पीटीआई वालों से सवाल है कि पिछले 2 साल से, अभी मैं देख रहा था एक और लड़की को, इतना चक्कर चल रहा है, वो एक लड़की सनम जावेद मेरा ख्याल उसका नाम है, पता नहीं कौन है, उसको और उसके हस्बैंड को फिर उठा लिया। किस लिए उठाया जी? वो जी 3 महीने पहले उसने कोई वो जो धांधली हुई थी उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया था। यानी आपकी तरफ एक तरफ आप दुनिया के आगे हाथ जोड़ के बैठे हुए कि यार इंडिया से हमारी सुलह कराओ, लड़ाई ना हो जाए, और आप अपने जो जुल्म है, और इन्हीं लोगों से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार जरा कुछ चुप के रखो, पाकिस्तान के मादरे मिल्लत के दिफा के लिए आप अपनी आवाज बुलंद करें। आपने 2 साल से पंजाब में औरतों की इज्जतें उनकी उछाली। ये इन्होंने जितने बंदे उस वक्त 9 मई के बाद गिरफ्तार किए थे, इनको एक धमकी देते थे। उनमें जज्बा बड़ा था, उनको बुज़दिल मत समझना पीटीआई वालों को, उनमें बेचारों में बड़ा जज्बा था। मैंने तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों से इस तरह की बातें की हुई हैं। उनको उनकी औरतों की धमकियां देते थे। शीरी मजारी, चलो शीरी मजारी की बात कर लो। शीरी मजारी जी, उनके बारे में ये कहा जाता है, शीरी मजारी और जो उनकी बेटी है ईमान मजारी, उनके ऊपर जब ये शीरी मजारी को उन्होंने पकड़ा था और शीरी मजारी नहीं हट रही थी, वो कह रहे थे नहीं मैं इमरान खान के साथ ही खड़ी हूं। उन्होंने कहा था ये तुम्हारी बेटी का रेप करेंगे यहाँ पे तुम्हारे सामने। वो हट गई, उसने इस्तीफा दे दी। इमरान खान ने कहा नहीं, मैं समझता हूँ, सारी बात है, लोग अपने ऊपर तो बर्दाश्त कर लेते हैं, या चलो अपने बेटे बाप को भी कुर्बान कर दें, लेकिन ये औरतों की इज्जतों पे इन्होंने सीधे हाथ डाले। ये इन लोगों के दिफा के लिए आप आना चाहते हैं? ये पाकिस्तान का मामला नहीं, इंडिया ने नहीं कोई कहा कि हमने पाकिस्तान की आवाम को पेल देना, हमने ये कर, वो उनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कर रहे हैं कि इनको टारगेट आपकी वर्दी वालों को, वो कह रहे हैं इनको नहीं हम छोड़ना, इस दफा हमने इनके हेडक्वार्टरों के ऊपर हमले करने। पता नहीं वो करते हैं या नहीं करते, हो भी सकता है, ऐसा नहीं, आई डोंट नो दिस, आई एम नॉट अ मिलिट्री एक्सपर्ट। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि आपने जो मिली नगमे गा गा के, जीवे पाकिस्तान गा गा के, मुआशरती इल्म में ये बोंगियां मार मार के हमारे जो दिमाग खराब किए थे आपने, पहले हमें जितना
चूरन बेचना था, आपने बेच दिया। मैं अभी देखा था कल DGISPR ने, इनको अब याद आ गया है। वो देखिए जी, इंडियन मिलिट्री के कोई पता नहीं कोई मेजर है, कोई कौन है, 2 बंदों की आवाजें चलाई हैं। एक मजीद नाम का पाकिस्तानी, अंदर का पाकिस्तान पंजाब के दहशतगर्द है, उसको जी IEDs ड्रोन के जरिए भेजते हैं और उसको कहते हैं ये जाके जी बस स्टेशन पे लगा दो, तो वहां लगा दो, तो यहाँ लगा दो। अच्छा जी, मैं जरा इनको इन्हीं की जबान में जवाब देता हूँ। जिस तरह आप कहते हैं ना फॉल्स फ्लैग, मुंह उठाया कुछ भी नहीं, फॉल्स फ्लैग खुद ही करवाया, खुद ही करवाया। पहली बात ये आपको अभी याद आया, ये रिकॉर्डिंग है अब चला रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस के मार्च में हुआ था, तब आपने कोई इस तरह की इल्जाम वगैरह नहीं लगाए थे। और अगर मान लिया वो जाफर एक्सप्रेस में इंडिया का हाथ भी था, या इधर आपके ये जो मेजर हैंडलर है, जो इंडियन मिलिट्री के जो हैंडलर है, वो दहशतगर्दी करवा रहे हैं, आपको अभी याद आ रहा है। मान लिया अगर वो ये हरकत कर भी रहे हैं, तो ये आपकी पॉलिसियों का नतीजा है। आपने 1989 से ये काम शुरू किए हुए थे। अफगानिस्तान में आप कहते थे हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ रखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का जो नक्शा है वो बड़ा पतला है, उसको कॉन्कर करना और मिसाइल की रेंज में लाना बड़ा, इट्स विड्थ इज समथिंग लाइक आई डोंट नो 900 किलोमीटर समथिंग, व्हिच इज नॉट मच। तो जी आपने जी वहां पे अफगानिस्तान में आपने अपने एसेट्स रखे हुए थे कि हम वहां पे डीप चले जाएंगे, वहां से मिसाइल छोड़ेंगे, ये वो ड्यूरन लाइन के ऊपर। ये अभी ये इंडिया के साथ जो महाज गर्म किया, इससे पहले सारे हमले तो आपके उधर से हो रहे थे, TTP वालों से। आपने अभी अफगानिस्तान के ऊपर 2-3 हमले किए थे, वहां पे उनके बच्चे मार दिए, लोग मार दिए। और पिछले साल में आपका ईरान के साथ भी बैलिस्टिक मिसाइल्स का एक्सचेंज हुआ था। वो आपके साथ खड़ा कौन है? और अब उधर से सारी फौज उठा के आप इधर ला रहे हैं। वो तालिबान चढ़ गए उधर से, तो क्या करेंगे? ड्यूरन लाइन से वो क्रॉस करके आगे तो क्या करेंगे? मुझे तो खौफ आ रहा है, मुझे ऑनेस्टली खौफ आ रहा है। मैं नहीं चाहता कि, जाहिर बात है पाकिस्तान को तो नहीं टूटना चाहिए मेरे नजर में, लेकिन जब आपने गंद इतना फैला दिया, आपने इतना प्रवोक कर दिया अपने सारे नेबर्स को, क्योंकि हम एटमी ताकत है, हम एटमी ताकत है, और आपको एटम बम नहीं चलाने देना किसी ने, जो आप खुद नहीं चलाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। मैं कहता हूँ अगर सिर्फ पंजाब ही बच जाए ना पाकिस्तान का, सिर्फ पंजाब, ये तब भी नहीं चलाएंगे, क्योंकि जो इन्होंने दौलतें कमाई हैं, ये फौजी सीरियल, फौजी सीमेंट, DHA डिफेंस हाउसिंग कॉलोनियां, ये सारी चीजें जो आपने बनाई हैं, वो जन्नत के लिए तो नहीं आपने बनाई। और बड़ी खतरनाक सिचुएशन है, ये लोगों को समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं तो पाकिस्तानी अवाम को यही कहूंगा कि इनकी लड़ाई में आपने नहीं जाना। पिछले 75 साल से खून चूसते रहे इस भूखे नंगे गरीब मुल्क का, प्रवोक करते रहे, उधर आजादी की जंग हो रही है, ये लें जी असला पकड़े, ये पकड़े, वो पकड़े। वो खोता आसिफ डिफेंस मिनिस्टर, वो इतना बेवकूफ है, उसको झड़के पड़ी है GHQ में। ये देखें जरा कितनी मजे की बात है कि इंडिया में सारे मोदी जी की तरफ देख रहे हैं कि मोदी जी क्या फैसला करें। उनके आर्मी चीफ का क्या नाम है हमें पता भी नहीं है। सारी बात है, जो डिसीजन है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इसलिए उसका प्राइम मिनिस्टर फैसला करेगा ना। इधर कहाँ है जी? इधर वो हमारे प्राइम मिनिस्टर का क्या, उसको बेचारे को पता नहीं, वो खड़े होके तालियां मार रहा था जब वो मुक्के लहरा रहे थे, हाफिज साहब खड़े होके वो हमारे प्राइम मिनिस्टर तालियां मार रहे थे। वो भाई कुछ शर्म करो, अपनी शर्म नहीं है तुम्हें? तो ये जो सो कॉल्ड ओहदा है, जो कुर्सी है वजीर आजम, जो सबसे हाईएस्ट ऑफिस है पाकिस्तान में, इलेक्टेड डायरेक्ट इलेक्शन का रिजल्ट है, जो पाकिस्तान की अवाम का जो रिजल्ट है, उसकी उस पोजीशन की शर्म कर लो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बेचारे को कुछ भी नहीं पता, इसको नहीं पता होगा कि ये क्या काम करने लगे हैं। मैं तो वैसे हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ कि अगर इन्होंने इस दफा नहीं भी किया ना, मैं अगेन जस्ट फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट, ये वो हाल हुआ इनका कि अ बॉय हु क्राइड वुल्फ, शेर आया शेर आया शेर आया, ओ अब वाकई सच में आ गया। इस दफा हमने नहीं किया कुछ, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। मुंबई में भी मैं नजम सेठी का सुन रहा था इंटरव्यू करण थापड़ के साथ, वो बड़े फख्र से नजम सेठी पे कह रहे थे कि मैं उनका अखबार जो था, पहला अखबार था जिसने अजमल कसाब के गांव में जाके उनके माँ बाप का इंटरव्यू किया था, उसके अजमल कसाब के, यानी उन्होंने एक्नॉलेज किया था, वो यहां से उठ के गया। आप क्या कहते रहे जी हमारी स्टेट की पॉलिसी क्या थी? ओ इंडिया ने कोई, इंडिया ने आपे खुद ही करवाया। पठानकोट में जो हुआ, अब जरा अक्ल को हाथ मारे, ये वही मोदी जी थे, जरा देखें कि किस तरह वो, अब मोदी जी किसी के हाथ में नहीं आ रहे, वो किसी को सुनने नहीं रहे, वो कहते हैं हमने सुनना नहीं। उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। उन्होंने कहा कि हो सकता है गलतफहमी होगी, हो सकता है ये पाकिस्तान की स्टेट इसमें इन्वॉल्व ना हो, ये कोई ये जहादी जूदी जो इन्होंने पाले थे वो इनके हाथ से निकल गए हैं, फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर बन गए हैं। तो चले, उन्होंने पाकिस्तान की JIT को पठानकोट, जो उनकी एक क्रिटिकल इंस्टॉलेशन है, कोई मुल्क अपने दुश्मन मुल्क के लोगों को अपनी इतनी क्रिटिकल इंस्टॉलेशन में आने की इजाजत नहीं देता। उन्होंने कहा आ जाए, हम इन्वेस्टिगेट कर। उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। आई थिंक द रिजल्ट, उन्हीं की इन्वेस्टिगेशन का भी रिजल्ट वो ये था कि जब उन्होंने कहा अच्छा हम जरा चल के उधर पाकिस्तान में जाके इन्वेस्टिगेट करते, ये नहीं नजम सेठी बताते, उनकी ही जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी थी, उन्होंने कहा कि देयर इज नो एविडेंस ऑफ पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट फाउंड। उन्होंने जब कहा कि आप पठानकोट आए, जरा हमें पाकिस्तान में जाके इन्वेस्टिगेशन
कम्युनिकेशन करने दें, तो आपने उनको आने नहीं दिया। कितनी मजे की बात है कि हाफिज सईद पिछले कोई 20 साल से, मैं अभी पिछली वीडियो में भी कहानी आपको सुनाई, मुझे पता हाफिज सईद कौन है, मैं तो खुद रिक्रूट होते होते रह गया। हाफिज सईद वो जी इंडिया प्रेशर डालता था, आप उनको पकड़ते क्यों नहीं? नहीं जी अदालत ने रिहा कर दिया, एविडेंस नहीं है। वो फिर जैसे जैसे इंडिया की साख ऊपर गई, दुनिया ने इंडिया को सुनना शुरू किया। अगेन जिसके पास ताकत होती है, पैसा होता है, लोग उसके सुनते हैं। पहले वो कहते थे ऐसे गरीब गरीबा मुल्क है, गुलाम मुल्क है, चलो भाग इधर से, वो नहीं सुनते थे पहले इंडिया की। फिर इंडिया ने प्रेशर डाला, FATF से ग्रे लिस्ट में डाला। ग्रे लिस्ट से हटाने के लिए उन्होंने ये कहा नहीं, ये जो हाफिज सईद है ना, इसको जरा अंदर करें। फिर अदालत में केस चला तो आप फौरन इनको एविडेंस भी मिल गया। पहले कुछ 4-5 दफा हाफिज सईद के ऊपर केस चला, वो जी एविडेंस नहीं है, FATF की तलवार आई, एविडेंस आ गया, उसको पता नहीं अभी भी जेल की सजा सुनाई है। वो रहता लाहौर में एक गार्डेड से पूरे कंपाउंड में रहते हैं वो हाफिज सईद साहब। तो आप लोगों को इतना आपने चूरन बेचा, इतने आपने ये हरकतें की, और अब आप कह रहे हैं नहीं इस दफा हमारा नहीं है। आई एम जस्ट लॉजिकली सेइंग कि इस दफा अगर आपका ना भी हो, इससे बड़ा कोई बेवकूफ कौन हो सकता है? मुक्का ओ सुपीरियर, हम सुपीरियर कौम है, सुपीरियर आइडियोलॉजी है, कश्मीर। वो 5 दिन बाद वहां पे ओ नहीं, ये तो हम ऐसे ही अवाम को तपाने के लिए कह रहे थे, कोई मसला नहीं हमारा, चलो यार अमेरिका बचाओ हमें। आई मीन दिस इज सो स्टूपिड। एंड अगेन ये होना ही था, और मुझे नहीं पता ये किस हद तक जाएगा। अ पार्ट ऑफ मी यही कह रहा है जो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि ये जंग पाकिस्तान की आवाम की नहीं, ये पाकिस्तान की आवाम के हाथ में जमहूरियत है। क्या जिनको इलेक्ट किया था नवाज शरीफ साहब को, क्या नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि आप कारगिल में हमला कर दें? जैसी भी लूली लंगड़ी जमहूरियतें हैं, इमरान खान को चाहिए था PMLN और PPP के साथ मिल के कहते हैं कि ये जो है ना, इनको नहीं, हमने पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ कि मिलिट्री जो है वो ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर के अंडर होगी, उसके अंडर होगी, जैसे पूरी दुनिया में होता है, महजब दुनिया में होता है। अगेन इंडिया में उठा हम देख लें, उनके जो फौजी वगैरह जो मर्जी बोलते हो, प्राइम मिनिस्टर जो है वो हरफे आखिर है उनका। दैट इज अ ट्रू डेमोक्रेसी। इधर क्या है, इधर खड़ा होकर बेचारा तालियां मार रहा होता, वो मुकेला रहा होता है। तो अगर पाकिस्तान को आजाद कराना है, पाकिस्तान की आवाम तो बेचारी भेड़ बकरियां, और हाँ इतने अरसे से खून चूसते रहे इस गरीब मुल्क का, इतना जी GD डॉलरों में F-16 खरीदे जा रहे हैं। आप कह रहे हैं जी हमारे पास 8 दिन से ज्यादा तो हम लड़ ही नहीं सकते। वो तुम 8 दिन भी नहीं लड़ सकते? जिस मुल्क को भूखा नंगा बेचारा आवाम के पैर में जूती नहीं, लुंगी पहन के वो फिर रहे हैं, बिजली आसमान से बातें कर रही है, पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते, खाना 3 वक्त का नहीं खा सकते, उस आवाम को भूखा नंगा किस लिए रखा? हम घास खा लेंगे, बम बनाना है हमने, वो खाओ घास, अब वही खा रहे हो बेचारे पिछले अरसे से। तो ये जो जज्बा है जो है ना, ये अगेन उनको कोई परवाह नहीं है जब, लेकिन क्योंकि इस तरह हो नहीं सकता, ये वही वाली चक्कर है कि हमास ने खुद टनलों में घुस गए, ऊपर अवाम को छोड़ दिया। अब चूंकि इसराइल ने बदला लेना था, इसराइल ने खत्म करना है हमास को, क्योंकि उनकी नजर में हमास ही रिस्पॉन्सिबल है ये जो हर वक्त हमारे ऊपर छेड़खानी होती रहती है, और इस दफा दे बिट मोर देन दे कुड च्यू। 7 अक्टूबर को उन्होंने ज्यादा कर दिया, और आपने हमने छोड़ा, हम सॉरी, लोग मरते हैं, हम क्या करें, आप क्यों उनको ह्यूमन शील्ड्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं? आप जितनी मर्जी इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर ले, पूरी दुनिया में नाचे लोग, वो जी बच्चे मर गए, ये वो हुआ, बहुत जुल्म हुआ, बहुत लोग मरे। और मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में ऐसा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम वो जो गजा की पट्टी है वो बहुत छोटी है, लेकिन जो अगर इधर कोई बड़ी जंग होती भी है, मुझे अगेन आई नॉट सेइंग कि होगी, मुझे नहीं पता होगी या नहीं होगी या कितनी होगी, लेकिन मेरी दिल की ख्वाहिश है कि ये जिन लोगों ने, जिन बूटों वालों ने इस अवाम को भूखा नंगा रखा, बम बनाना है, टैंक लेने हैं, और लड़ने की औकात क्या है? 8 दिन से ज्यादा नहीं लड़ सकते हैं, तो क्यों रखा हुआ क्यों है? वो जी हमारा एक ही हरीफ है। अच्छा एक ही हरीफ था, वो फिर वेस्टर्न बॉर्डर पे भी शुरू कर दिया काम। वो ये काम आहिस्ता आहिस्ता आप थोड़ा थोड़ा जहर देते रहे, वो एक दिन वो बाल्टी से उबल नहीं था काम। तो अब इन्होंने लोगों को आगे किया हुआ है शोला बयानी करवाने के लिए। वो जी शाहिद अफरीदी दे रहा है बड़े बड़े बयान, वो जी हनीफ एफेडरीन दे रहा है, दूसरी तरफ से कह रहे हैं जी ना सुलह सफाई कर लो। तो ये होना नहीं है। पहले मैं समझ रहा था कि कहीं बालाकोट शालाकोट की तरह का कोई हल्का फुल्का सा मार देंगे, उनको फेस सेविंग दे देंगे और तो रफा दफा कर देंगे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जितना वो टाइम लगा रहे हैं इस दफा वो सीरियस है, और अगर सीरियस भी हैं तो उसका भी कोई सीरियस रिजल्ट निकलना चाहिए, ताकि अगर वो कोई फिर से कोई एरिया ले लेते हैं पाकिस्तानी कश्मीर का, पूरा ले लेते हैं, थोड़ा सा स्लाइस लेते हैं, जो भी करते हैं, वो लेना जरूर उनको पड़ेगा, क्योंकि अगर वो जब तक लेंगे नहीं तब तक ये अवाम भी कहेगी तुम्हें हमने रखा हुआ क्यों है? क्या सिर्फ अपनी औरतों की इज्जतें लूटने के लिए तुम्हें रखा? अपने लोगों को ये डंडे, ये तो मुझे बाद में पता चला जब ये बहुत सारे एथियस्ट 2017 में निकले पाकिस्तान से, मुझे पता चला एक्सटेंट अप अंटिल 2017 मैं वही था, जीवे जीवे पाकिस्तान है जज्बा जुनून, हो जी हम पाकिस्तान रोने के रखेंगे। इवन आई वाज एन एथियस्ट, लेकिन बिलीव था, सारी बात है
आप क्या करते हैं? हमें जो सिखाया था, पढ़ाया था, किताबों में जो झूठ लिखाए थे, शिमला एग्रीमेंट का, ये कहीं नहीं लिखा कि 13,000 उन्होंने एज़ अ गुडविल जेस्चर वापस कर दिया, जिस पे इंदिरा गांधी को अभी भी गालियाँ पड़ देंगी। यार तुमने कुछ ले लिया ही नहीं, वो सही बात है। जिस तरह हम लोग कहते हैं ना मुशर्रफ को कि आपने अगर अपने अफ़गान भाइयों की पीठ में छुरा घोंपना ही था, तो कोई डॉलर ज़्यादा लेते, अपने कर्जे माफ़ करवाते, कोई एक कंसेशन तो लेते। वो डर गया मुशर्रफ, वो नहीं, नहीं जी, अभी खत्म कर दें। तो उस तरह उनको इंदिरा गांधी को भी वहाँ पे गालियाँ पड़ती हैं। 2017 में मुझे पता चला कि ये इन्होंने बहुत सारे ये लोगों की कहानियाँ सुनी हुई है मैंने, उनके पीछे उनको सोडोमाइज़ करते हैं डंडों के साथ, उठाते हैं उनको। ये अभी 9 मई के बाद, ये तो चले एथियस्टों के साथ हुआ था ना, जो मुझे पता था, फिर मैंने बोलना शुरू किया। मैंने कहा यार ये तो बेड़ा करके यहाँ पे, हमें तो पता ही नहीं है कि क्या होता है। हम तो वही वो प्रोपेगेंडा के अंदर वो अल्फा ब्रावो चार्ली ड्रामा आता था 90s में, वो जी हम बड़े बेचारे मॉरली सुपीरियर लोग हैं। ये जो है पीटीआई वालों के साथ इन्होंने किया, उनको मारे डंडे। ये जो शहबाज गिल है, इसके जेनिटल्स पे उन्होंने बिजली के करंट मारे, और अब ये उन्हीं को कह रहे हैं कि हाँ जी जज्बा हुब्बुल वतनी के साथ लड़े, भारत जो हमारा अजली दुश्मन है। ना, नहीं लड़ना आप लोगों ने इनके साथ। आपसे बड़ा बेवकूफ और डफर नहीं होगा कोई अगर आप इनका साथ देंगे। लड़ो लड़ो भाई, करो, हमारा क्या है, पहले भूखे नंगे मर रहे हैं, करो जो करना है, जो करना है खुद ही करो। मैं नहीं कह रहा कि मोदी जी का साथ दो, इंडिया का साथ दो, कोलैबोरेटर बन जाओ उनके साथ, आई एम नॉट सेइंग दैट। लेकिन इनकी लड़ाई में भाई आपने ये सारे पंगे लिए हमेशा से। आपने मुंबई किया, आपने पठानकोट किया, आपने उड़ी किया, आपने पुलवामा किया, आपने अब ये पहलगाम, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इससे। कितनी दफा आपके अपने मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा, हमने 1989 में जो ये उज़्बेक ताजिक, उनका क्या काम था, उनको भी कश्मीर में भेजा। 99 तक करते रहे, एटलीस्ट 99 तक, बिकॉज आई वाज इन 99, आई वाज ऑलमोस्ट रिक्रूटेड बाय देम, बाय लश्कर तैयबा। अच्छा जी, फिर वो मुशर्रफ आ गए जी बाद में, कारगिल करने के बाद, ओहो जी हम ठीक हो गए हैं, अब नहीं, हम ऐसा गलती होगी, ऐसा नहीं करेंगे। एंड आई थिंक देयर वाज अ चांस, मे बी देयर वाज, लेकिन फिर वो लाल मस्जिद हो गया, फिर मुशर्रफ की भी छुट्टी हो गई, और फिर उसके बाद मुंबई हो गया, फिर उसके बाद नहीं उन्होंने मुड़ के देखा। अच्छा, उसके बाद भी ये जो पठानकोट वगैरह हुआ, अगेन उन्होंने कोशिश की कि हाँ हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो, ये कर लें, लेकिन नहीं हुआ। तो बहरहाल इसमें पाकिस्तानी अवाम का कोई कसूर नहीं है, ये हमारी पाकिस्तान अवाम की लड़ाई नहीं है। ये जिन्होंने इस मुल्क को जिस तरह चलाया, इस मुल्क को तबाही के किनारे पे लाके जिन्होंने खड़ा किया, वो भाई तुम ही लड़ो अब इसके लिए, हमारा कोई इससे लेना देना नहीं है। और अगर ये जो स्पेशली फ्रॉम द टाइम ऑफ अयूब, वैसे तो 1947 से ही कहते हैं, लेकिन इनकी पावर जो बनना शुरू हुई थी जब अयूब आया था, तब से इन्होंने हुकूमतें चलाई हैं, इन्होंने हुकूमतें उल्टी हैं, इन्होंने अपनी मर्जी के लोग लाए हैं, इन्होंने इनका ही जब दिल चाहा इन्होंने इलेक्शन करवाए हैं, इनका ही जब दिल चाहा इन्होंने असेंबलियां तोड़ी हैं, इन्हीं ने ही किया सब कुछ। तो मुझे नहीं पता था कि ये फेल्ड स्टेट इस तरह की बनेगी। एनीवे, लेट्स सी क्या होता है। बेवकूफ होगी पाकिस्तान की आवाम अगर इनके साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।